वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में जारी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से सुनवाई पूरी होने तक वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने कैविएट दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस मामले में सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना दिया जाए। किरण रिजिजू ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका विधायी मामलों में दखल नहीं देगी। क्या वक्फ संशोधन कानून मनमाना, भेदभावपूर्ण और बहिष्कार पर आधारित है? क्या वक्फ संशोधन मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की खतरनाक साजिश है? क्या वक्फ संशोधन कानून एक संप्रदाय के अपने मामलों के प्रबंधन के अधिकार में स्पष्ट हस्तक्षेप है? क्या वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और भेदभावपूर्ण है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन, दूसरा, धार्मिक आजादी का हनन और तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून पर फिर से बेबाकी से अपनी राय रखी और कानून का पुरजोर बचाव किया और वक्फ संपत्ति में लूटमार से न्याय दिलाने वाला कानून बताया। The work properties are handled and captured by few Muslim leaders. We can't blame the entire Muslim community. Few people have captured all the properties. Even the Muslims, the poor, the women, the backward Muslims are not getting benefit out of work properties. So it is why few people should capture all the properties. We are providing justice for everybody. वक्फ कानून पर सुनवाई ऐसे समय हो रही है जब इसके खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा का भी गवाह बना। हालात ऐसे विस्फोटक हुए कि कई हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा में शरण लेनी पड़ी। सवाल यही है कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। इसे लेकर 3 तरह के विकल्पों की संभावना जताई जा रही है। पहला, देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून को लेकर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सकती है। दूसरा, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। तीसरा, देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून में दखल देने से इनकार कर सकती है। वो कहती है कि इस टाइप के मसले संविधान पीठ पे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को ये एड्रेस करता है, इफेक्ट आता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। तो अमूमन संविधान पीठ ही इस टाइप के मसले को सुनता है और सुनना भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ कानून को लेकर कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन ये कितनी लंबी होगी ये सुप्रीम कोर्ट के रुख से आज साफ होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 जजों की पीठ सुनवाई करने जा रही है। हालांकि ये मामला पूरी तरह से कानूनी और विधायी है, लेकिन इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भावनात्मक और सियासी सभी तरह के रंग घुले मिले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से या सियासत से नहीं, बल्कि सिर्फ कानून की रोशनी पे चलता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ता है और कहां कैसे मुड़ता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो इस बीच कई विकल्प हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। आज 2 बजे सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
करीब 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले में फैसला कर सकती है, जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल हैं। बेंच में आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य तौर पर शामिल हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन की भी इसमें मौजूदगी रहेगी। 73 याचिकाओं को डाला गया है और सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस कानून पर, वक्फ कानून के खिलाफ ये याचिकाएं दायर की गई हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, इस बात की कितनी संभावना है और जिसकी दलील भी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दे? इसकी संभावनाएं काफी कम हैं, क्योंकि आमतौर से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो संसद से पारित हुए हैं, बिल और कानून का रूप धारण किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप भी किया है। कई ऐसे कानूनों को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बुनियादी अधिकारों के और जो विशेष अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है नागरिकों को दिए गए, उनका हनन करते हैं, तो उनको टर्न डाउन भी किया है। और कई बार ऐसा लगा है कि न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप है, जैसे एनजेएससी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको कोर्ट ने टर्न डाउन किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संसद ने बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रक्रिया को या फिर उसके असर को उचित नहीं माना, संविधान के खिलाफ माना, संविधान की भावनाओं के खिलाफ माना, लिहाजा उसको टर्न डाउन भी किया है। तो ऐसे में इसकी उम्मीद कम लगती है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप तो करेगा, क्योंकि याचिकाएं आई हैं और 73 याचिकाएं तो अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई हैं। बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जिनमें डिफेक्ट है और तकनीकी खामियां हैं। डिफेक्ट करेक्ट करने के बाद वो भी इसमें आएंगी, तो लगभग मुझे तो लगता है कि 100 से ज्यादा याचिकाएं हो जाएंगी जब ये मामला नोटिस हो जाएगा। अगर नोटिस हो जाता है तो नोटिस के बाद तो और भी लोग लाइन में कतार में बैठे हैं कि जैसे नोटिस होगा वो भी अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल करेंगे। तो कुल मिलाकर रायता बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की विशेष पीठ इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है और इसमें जो आशंकाएं जताई गई उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे लगती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि सरकार ने भी इसमें कैविएट लगा रखा। और कैविएट का मतलब है कि हमसे हमारा पक्ष जाने बिना कोर्ट किसी नतीजे पर ना पहुंचे, इसलिए हमारी दलील भी जरूर सुने। तो जाहिर है कि सरकार की दलील तभी होगी जब सरकार को नोटिस जाएगा और सरकार नोटिस में अपना जवाब देगी कि कैसे ये कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं करता है, बल्कि और ना उनके वक्फ के रोजमर्रा के कामों में, धार्मिक कामों में दखल देता, बल्कि ये मैनेजरियल चीजें हैं, मैनेज करने वाली चीजें हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड में जो कानून बना है वो पिछली गलतियों को कैसे सुधारा गया है, कैसे संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा है उसको मुक्त कराने में और भविष्य के लिए भविष्योन्मुखी है ये कानून, इसके बारे में सरकार अपनी दलीलें देंगी। और जाहिर है कि इसमें अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कोर्ट की मदद करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विरोध में संसद में दलीलें भी दी गई, बाहर भी दलीलें दी गई। विरोधियों को खुद पीएम मोदी खुलकर जवाब दे चुके। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का भी भला हुआ।